हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 3, नियोजित विकास की राजनीति। देखिए, आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये चैप्टर कराऊंगा और इस चैप्टर के जो नोट्स हैं पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, एक बार आप सिलेबस देख लीजिए, ये आपका लेटेस्ट सिलेबस है बिल्कुल। आप यहाँ पे से इंग्लिश में देख सकते हैं और आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं अपने 2023-24 के सिलेबस के लिए। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। और आगे चलते हैं। देखिए, ये हमारी वेबसाइट है eklavyastudypoint.com। यहाँ पे आपको फ्री में नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो भी सर्च करते हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके गूगल पे जाके सर्च करके वहाँ पे देख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, तो आप यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाओगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक हमारा उड़ीसा के लौह अयस्क संसाधन। देखिए, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो कि आप इसे पिछड़ा राज्य कह सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसके पास संसाधन तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लौह अयस्क के संसाधन है यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी ये जो उड़ीसा राज्य था ये पिछड़ा हुआ है। तो आखिर क्या कारण थे, इसको थोड़ा समझेंगे। तो देखिए, भारत का जो उड़ीसा राज्य है ये लौह अयस्क संसाधन से भरपूर राज्य है। यानी यहाँ पे लौह अयस्क संसाधन जो है वो काफ़ी मात्रा में है। यहाँ लौह अयस्क का विशाल भंडार है, यानी बहुत सारा स्टोरेज है यहाँ पे पहले से ही लौह अयस्क संसाधन का। जब इस्पात की मांग बढ़ी, यानी कि जब इस्पात की डिमांड बढ़ गई थी, तो ऐसे में अगर हम इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से देखें तो उड़ीसा जो है एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर उभरा था। उड़ीसा की जो सरकार थी उसने लौह इस्पात की मांग को पूरा करना चाहा, क्योंकि उसके पास लौह इस्पात के संसाधन थे। तो उसने ये सोचा कि डिमांड बढ़ रही है तो क्यों ना हम इसको पूरा करें। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो इस्पात निर्माता हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इस्पात का निर्माण करते हैं, जो उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है, उनसे और राष्ट्रीय इस्पात निर्माता जो हमारे देश के लेवल पे यानी हमारे राष्ट्रीय लेवल पे जो निर्माता है उनके साथ जो उड़ीसा की सरकार थी उसने सहमति पत्र जो था उस पर हस्ताक्षर किए। यानी कि उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप ये समझ लो आपसी सहमति से। सरकार जो थी वो ये सोच रही थी कि इससे पूंजी निवेश भी हो जाएगा और वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, क्योंकि देखिए उनके पास संसाधन है, संसाधन का इस्तेमाल भी हो जाएगा, पूंजी का निवेश भी हो जाएगा। बाहर के जो दूसरे देश हैं वो भी यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे। भारत के भी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे। इससे क्या है, यहाँ पे पूंजी का निवेश भी होगा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे कारखाने खुलेंगे। ठीक है, वहाँ पे संयंत्र लगेंगे, तो ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा। तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ सही लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, यहाँ पे संसाधन है, सरकार चाहती है कि संसाधन का इस्तेमाल हो जाए, ठीक है, लोगों को रोजगार मिल जाए। लेकिन यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते हैं उनको क्या डर था कि उद्योग जब यहाँ पे आएंगे तो उद्योग के आने से इन लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आदिवासी जो लोग थे वो डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे तो इनकी जो ज़मीन है वो इनसे छिन जाएगी। ठीक है, इन लोगों को यहाँ पे छोड़कर इस जगह को दूसरी जगह पे सेटल होना पड़ेगा। इनका रोजगार, इनकी आजीविका जो थी वो छिन जाएगी, ऐसा इनको लग रहा था। जो पर्यावरणविद है, पर्यावरणविद जो होते हैं, जो पर्यावरण की चिंता करते हैं, पर्यावरण के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है, पर्यावरण के का अगर नुकसान पहुंच रहा होता है तो उसके लिए आंदोलन करते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो जो पर्यावरणविद थी, ये लोग जो थे ये कह रहे थे कि जब खनन होगा, ठीक है, खनन तथा उद्योग से पर्यावरण दूषित हो जाएगा। अब ऐसे में देखिए यहाँ पे कुछ समस्या आ रही है। अब सरकार जो है, सरकार क्या सोच रही है कि इन उड़ीसा के पास क्या है, लौह इस्पात संसाधन है, यानी उड़ीसा के पास संसाधन है। सरकार चाह रही है कि इन संसाधन का इस्तेमाल हो जाए, बाहर के लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करें। ठीक है, भारत के बड़े बड़े उद्योगपति आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो इससे संसाधन का इस्तेमाल भी हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी, यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो सरकार का ये नज़रिया था। लेकिन यहाँ पे जो दो तरह के लोग थे वो इस चीज़ से नाराज़ थे। एक तो आदिवासी लोग थे, उनको लग रहा था कि उनका विस्थापन हो जाएगा। दूसरा जो पर्यावरणविद है उनको ऐसा लग रहा था कि अगर खनन होगा तो खनन से जो पर्यावरण है वो दूषित हो जाएगा। ठीक है, ये समस्या यहाँ पे आ रही थी। उद्योग को लेकर क्या हुआ, राजनीतिक टकराव देखने को मिला। अब कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, इसको समझिए। देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूरी है। अब यहाँ पे क्या था, सरकार ने कुछ फैसला ले लिया।
सरकार ने किसी बाहरी कंपनी को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए न्योता दे दिया। अब ऐसे में यहाँ के लोग जो थे उसका विरोध करने लगे क्योंकि उनका विस्थापन होना था। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि ऐसी ही चीज़ों में कई बार राजनीतिक टकराव हो जाता है। कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इसके सपोर्ट में रहेंगी, उनका ये कहना है कि भाई ऐसे फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसे में कुछ राजनीतिक पार्टियाँ इसके खिलाफ भी हो सकती हैं। वो सोचेंगे कि वो ये कहेंगी कि भाई लोगों को नुकसान होगा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, देखिए कोई भी फैसला लेने से पहले जो एक्सपर्ट होते हैं उन एक्सपर्ट की सलाह जरूरी है, यानी एक्सपर्ट से सलाह ले लेनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये है। फिर क्या है, जो अर्थशास्त्री हैं या जो पर्यावरणविद है उनकी भी सलाह ले ली जानी चाहिए, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ बेहतर सलाह देंगे। फिर यहाँ पे जो जनता है, जनता से भी पूछा जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनता जो यहाँ के जो आदिवासी थे वो विस्थापित हो रहे थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनसे भी पूछा जाना चाहिए। ठीक है, कुछ बीच का रास्ता निकालना चाहिए। और अंतिम फैसला जो होगा वो तो केवल और केवल हमारी जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो हमारे नेता होते हैं, जो हमारी सरकार होती है वो ही लेगी। लेकिन सरकार को अंतिम फैसला लेने से पहले ये काम जरूर कर लेना चाहिए, जिसमें एक्सपर्ट को, पर्यावरणविद को और जनता से जरूर राय ले लेनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे एक विरोध कैसे हुआ था। देखिए पोस्को प्लांट, ये जो प्लांट है इस पर ग्रामीण लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या हुआ कि जो उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर के जगत सिंह जो जिला है, यहाँ पे कोरिया की एक कंपनी थी जिसका नाम था पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र। नाम याद रखना, हो सकता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ ले। तो देखिए क्या था भाई, उड़ीसा में पोस्को इंडिया इस्पात संयंत्र नाम की एक कोरियाई कंपनी जो थी वो स्थापित थी और इसका विरोध किया जा रहा था। ठीक है, किसके द्वारा विरोध किया जा रहा था, जो लोग थे जैसे आदिवासी लोग हो गए या जो जिन लोगों को नुकसान हो रहा था वो सभी लोग इसका विरोध कर रहे थे। क्यों विरोध कर रहे थे, क्योंकि इन लोगों का विस्थापन हो रहा था। अगर यहाँ पे उद्योग लगाए जाएंगे तो लोग क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे। तो ऐसे में ये लोग दुखी थे, तो कहीं ना कहीं ये इसका विरोध कर रहे थे। ठीक है, इनकी मांग क्या थी ये आपको समझना है। इनकी मांग ये थी कि सरकार इस कंपनी से सहमति पत्र पे जो हस्ताक्षर करे हैं उसको रद्द कर दे। ठीक है, लोगों का ये मानना था, ये इनकी डिमांड थी। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया। अब बात करते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं चैप्टर में। कुछ चीज़ें देखिए इसमें कुछ चीज़ें डिलीट भी हैं, तो लेकिन मैं आपको मोटा मोटा सारा पढ़ा दूंगा जो आपके पेपर में आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए विकास का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले ये समझिए। देखिए विकास का जो अर्थ होता है वो होता है आर्थिक समृद्धि, यानी आर्थिक रूप से हम मजबूत हो जाएं। ठीक है, समृद्ध हो जाएं। और दूसरा है आर्थिक सामाजिक न्याय, ये भी जरूरी है, यानी आर्थिक सामाजिक न्याय भी होना चाहिए और आर्थिक समृद्धि भी होनी चाहिए। इसी को विकास कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, विकास का जो अर्थ होता है ना वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अलग अलग लोगों के लिए विकास का जो मतलब है, जो अर्थ है वो अलग अलग हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, किसी चीज़ का मतलब अलग अलग कैसे हो सकता है, तो देखिए समझिए इसको। एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि देखिए इस्पात संयंत्र स्थापित करने वाले के लिए इस्पात संयंत्र लगाने लाभ का काम है। ठीक है, मान लीजिए जैसे कोरिया की कंपनी थी जो भारत में अपना इस्पात संयंत्र लगा रही थी, जो यहाँ पे कारखाने उद्योग लगाना चाहती थी, इसके लिए तो ये विकास है ना। जो कोरियाई कंपनी थी उसको तो फायदा होना था, क्योंकि वो अपना उद्योग लगाएगी वहाँ पे, वहाँ से खनन करेगी जिससे कि वो पैसा कमाएगी, उसे लाभ होगा। तो ये तो उसके लिए लाभ है, यानी इसके लिए विकास का अर्थ यहाँ पे अलग हो गया। अब सोचिए दूसरी तरफ यहाँ पे रहने वाले जो आदिवासी लोग थे उनका इस्पात संयंत्र से नुकसान था, क्योंकि उनको उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता, उनको कहीं और जाना पड़ता, कहीं और रहना पड़ता, उनकी जो रोजी रोटी थी वो छिन जाती। ठीक है, रोजगार छिन सकता था, आजीविका छिन जाती, तो उनके लिए नुकसान था। अब घटना सेम है, यानी इसी को हम विकास कह रहे हैं। अब ये विकास के यहाँ पे अर्थ अलग हो गए, कंपनी के लिए अलग है और इन लोगों के लिए अलग है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विकास का जो अर्थ होता है ना वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का हो सकता है। आज़ादी के बाद विकास को लेकर बहुत सी बहस हुई, काफ़ी चर्चाएं हुई, बहुत सारे मतलब बहस चलती रहती थी। तो उस समय विकास का अर्थ जो था वो ये माना जाता था। देखिए आज के समय में विकास का अर्थ अलग है, लेकिन मैं आपको बात कर रहा हूँ आज़ादी के समय। आप ये मान के चलो 1950, 60, 70 के आसपास अगर हम विकास की बात करें तो उस समय में विकास का मतलब आज से अलग होता था। उस समय में क्या माना जाता था, ये कहा जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक होना, ठीक है, विकास है। पश्चिमी देशों की तरह होना ही विकास है, औद्योगिक देशों की तरह होना ही विकास है। यानी अगर हम ब्रिटेन जैसे देश या जो ब्रिटिश या जो यूरोप के जो देश हैं उनके जैसे अगर हम हो जाएंगे तो हम विकास कर लेंगे। ठीक है, यानी ऐसा माना जाता था पश्चिमी देशों की तरह होना ही विकास है, जबकि ये असल में ये विकास नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता था।
अब आगे समझते हैं और डिटेल में। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो ऐसे में क्या था, दो तरह के लोग थे भारत में। एक तो ऐसे लोग थे जो कहते थे भारत को पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जो यूएसए यानी अमेरिका के पक्ष में थे। वो कहते थे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो, ज़्यादा से ज़्यादा खुली प्रतिस्पर्धा हो, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था को बेहतर मानते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो पूंजीवादी व्यवस्था को अच्छा नहीं मानते थे, वो कहते थे समाजवादी व्यवस्था हो। अब आप सोचिए, देश आज़ाद हो गया है, अब उसको अपने अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोई मॉडल अपनाना है, या तो पूंजीवादी अपनाएगा या समाजवादी अपनाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ मॉडल तो भारत को अपनाना था। पर यहाँ पे समस्या ये थी कि कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे पूंजीवादी के, तो कुछ लोग समाजवादी के सपोर्ट में थे। अब आप सोचो, मान लो सरकार पूंजीवादी मॉडल को अपना ले तो कहीं ना कहीं ये समाजवादी लोग विरोध करेंगे। अगर सरकार समाजवादी मॉडल को अपना ले तो पूंजीवादी वाले लोग जो है वो विरोध करेंगे। तो ऐसे में सरकार ने क्या करा, ये समझिए। देखिए, भारत ने दोनों मॉडल से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया और एक नई व्यवस्था को अपनाया जिसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भारत ने ना तो पूरी तरीके से पूंजीवाद को अपनाया, ना ही पूरी तरीके से समाजवादी जो मॉडल था उसको अपनाया। भारत ने कुछ अच्छी चीज़ें पूंजीवाद से ले ली, कुछ अच्छी चीज़ें समाजवाद से ले ली और इनको मिक्स करके अपना लिया, और इस मॉडल को क्या कहते हैं, मिश्रित, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला देखिए, कुछ वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा के बारे में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा में क्या मतलब है। देखिए, वामपंथी कहीं ना कहीं समाजवाद को सपोर्ट करते हैं, दक्षिणपंथी जो है ये कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट इनकी विचारधारा होती है। वामपंथी जो है ये गरीब और पिछड़े लोगों की तरफदारी करते हैं। ये कहते हैं कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा हो, गरीबों के हितों को ध्यान में रखकर विकास की नीति अपनानी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं, वामपंथी कहते हैं। जो दक्षिणपंथी है वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि खुला कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए यानी मुक्त व्यापार होना चाहिए, और सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे जैसे कि अमेरिका जैसे देशों में होता है, ठीक है। इसमें पूंजीवाद को बेहतर मानते हैं लोग। इसमें कहा जाता है कि सरकार को व्यापार के नियम जो है वो आसान बनाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो, दुनिया भर से व्यापार हो। तो ये दक्षिणपंथी विचारधारा है। अब यहाँ पे देखो, आपको ऐसा लग रहा होगा वामपंथी विचारधारा बहुत अच्छी है, ठीक है, इसको पढ़ के आपको लगा होगा वामपंथी विचारधारा बहुत अच्छी है, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। वामपंथ का आपको केवल 2-3 लाइन ही, इतना ही एनसीईआरटी में दिया है आपको। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे ना, जब आप वामपंथ कहाँ से आया, कैसे आया, क्या क्या इसमें विचारधारा है, तब आप समझोगे तो आपको पता लगेगा कि वामपंथ जितना अच्छा आपको यहाँ पे दिख रहा है इतना अच्छा रियल में है नहीं। जो भारत में आप नक्सलवाद के बारे में देखते हो, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं वामपंथी विचारधारा से ही प्रभावित होते हैं। और वामपंथी जो लोग होते हैं ना, ये सरकार पे, संविधान पे, कानून पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, और उनकी विचारधारा जो है वो काफ़ी अलग होती है। तो आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आप वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में काफ़ी कम दिया हुआ है, तो मोटा मोटा आपको ऐसा समझा दिया है, जो जितना किताब में दिया है उतना आपको बता दिया है, पर आप और डिटेल में पढ़ोगे। और दक्षिणपंथी के बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे। आगे चलते हैं। देखिए, एक टॉपिक था आपका योजना आयोग, ठीक है। योजना आयोग जो था ये 1950 में बनाया गया था और इसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। ये क्या करता था, ये योजना बनाता था, यानी जो हमारे यहाँ पे पंचवर्षीय योजना, जो 5 साल की 5 ईयर प्लान होते थे, पंचवर्षीय योजना जो चलती थी उसको यही योजना आयोग ही बनाता था। इसके जो अध्यक्ष होते थे वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते थे, और मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसकी सिफारिश जो थी उसको लागू किया जाता था। तो ये योजना आयोग हुआ करता था। लेकिन अब देखिए 2014 में क्या होता है, सरकार बदलती है, एनडीए की सरकार आती है, यानी कि जो बीजेपी का गठबंधन वाली सरकार है ये आती है केंद्र में, और श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं देश के। अब ऐसे में क्या होता है, 2014 में वो फैसला लेते हैं कि ये जो योजना आयोग था ना इसको बदला जाएगा, यानी इसको समाप्त किया जाएगा और इसमें कुछ बड़े परिवर्तन किए जाएंगे। तो अगस्त 2014 में ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि योजना आयोग को बदला जाएगा और नीति आयोग बनाया जाएगा। तो फिर 1 जनवरी 2015 से ये लागू भी कर दिया गया था। तो योजना आयोग को ही बदल दिया गया और इसका नया नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया नीति आयोग। और इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव, आप ये मत सोचना केवल नाम बदला है, इसके अंदर जो पूरा सिस्टम होता था वो भी बदल दिया गया। पंचवर्षीय योजना वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया, लॉन्ग टर्म वाली योजनाएं बनाई जाने लगी, ठीक है। इसके अध्यक्ष भी प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। इसको नीति आयोग कहा जाता है। इसका पूरा नाम आपके पेपर में आ सकता है, तो देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आपसे नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछें तो आपको ये भी याद होना चाहिए, तो ये है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉम्बे प्लान। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आप काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को ना आप याद करके जाना, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, सन 1944 में जो उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं,
इनका एक समूह जो था वो इकट्ठा हुआ और इस ग्रुप ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रस्ताव रखा। यानी देश आज़ाद हुआ था, अब देश में कैसी अर्थव्यवस्था चलानी है, इसके लिए इन्होंने पूरा पूरा प्लान बताया। इन्होंने बताया कि देश में नियोजित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। नियोजित का मतलब है प्लान, पूरे तरीके से प्लानिंग करके अर्थव्यवस्था को चलाना है। इसे ही बॉम्बे प्लान कहा जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि सरकार जो है औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बहुत बड़े कदम उठाएं, ऐसा ये मानते थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने सरकार से सरकार के सामने ये पक्ष अपना रखा था। अब बात करेंगे पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना क्या होती है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कहाँ से ली गई। ये सोवियत संघ से ली गई थी। ठीक है, सोवियत संघ से ली गई थी। इसमें क्या होता था, ये 5 साल का एक मतलब पूरा प्लान बना लिया जाता था। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जाता था जिसमें आने वाले 5 साल के लिए कि आमदनी और खर्च की पूरी योजना बना ली जाती थी। ठीक है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार बजट के 2 हिस्सों में, केंद्र सरकार का बजट और राज्य सरकार का बजट 2 हिस्सों में बांट दिया जाता था और ये मिलकर इस पंचवर्षीय योजना को चलाते थे। पंचवर्षीय योजना में क्या होता था, एक लक्ष्य रखा जाता था कि जैसे मान लो एजुकेशन है, इन्होंने क्या करा, एजुकेशन को रखा कि 5 साल में हमें एजुकेशन के लेवल को सुधारना है, इतनी यूनिवर्सिटी खोलनी है, इतने टीचर भर्ती करने, इतने कोर्स लॉन्च करने। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब पहले से ही 5 साल की प्लानिंग हो जाती थी। इसी को पंचवर्षीय योजना कहते हैं और इसे पंचवर्षीय योजना कहा जाता था। लेकिन अब ये सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, जब से नीति आयोग आया है, पंचवर्षीय योजना वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। और अब थोड़ा सा हमें पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में मोटा मोटा समझ लेना है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस से ये डिलीट हो चुका है। तो पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना है, लेकिन मैं आपको दोनों को ही बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। तो देखिए, जो पहली पंचवर्षीय योजना है ये 1951 से 56 में लाई गई थी और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है ये 1956 से 61 तक चली थी। पहले पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जो फोकस था वो कृषि पे दिया गया था। ठीक है, कृषि क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। लेकिन जो दूसरी योजना थी इसमें उद्योग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसके जो प्रमुख थे वो थे के.एन. राज, ये अर्थशास्त्री थे। इनका ये मॉडल था, के.एन. राज ने मॉडल दिया था। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने दिया था? पी.सी. महालनोबिस ने, ये भी अर्थशास्त्री है। पहले पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य रखा गया था कि गरीबी से निकालना है, जनता को गरीबी से निकालना है। ठीक है, धीमी चाल से विकास करना है। इन्होंने ये कहा कि धीमी गति से विकास करेंगे और इस समय में बांध, सिंचाई के साधन, भाखड़ा नांगल जैसी बड़ी परियोजना, भूमि सुधार पे जोर, ये सारे काम किए गए थे। जबकि जो दूसरी योजना थी इसमें औद्योगिकरण यानी भारी उद्योग पे ध्यान दिया गया था। इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना में ये कहा गया था ना कि धीमी गति से विकास करेंगे, इसमें इस चीज़ को नहीं माना। इसमें कहा गया कि तेज गति से विकास करेंगे और देसी जो उद्योग है उसको संरक्षण दिया जाएगा। आयात पे अगर बाहर से कोई चीज़ खरीदी जा रही है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाएगा। बिजली, रेलवे, इस्पात, संचार, ये सारे काम जो जो भारी चीज़ें होती है ये सब दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है केरल मॉडल से। तो देखिए, केरल में विकास और नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसको केरल मॉडल कहा जाता है। इस मॉडल में क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भूमि सुधार किया गया, कारगर खाद्य वितरण यानी सही तरीके से जो राशन वितरण किया जाता है उसको किया गया, गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम जो थे वो प्रोग्राम जो थे वो चलाए गए और यहाँ पे 100% साक्षरता भी है केरल में, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल, इसको भी थोड़ा समझ लो। देखिए, पूंजीवादी मॉडल जो था ये यूएसए के द्वारा अपनाया गया था और इसमें क्या होता है, इसमें प्राइवेटाइजेशन यानी जो निजीकरण होता है इसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, इसमें कंपटीशन, मजदूरों का कंपटीशन बहुत होता है, खुली प्रतिस्पर्धा होती है, व्यापार होता है, बाजार वगैरह ये सब होता है। यहाँ पे मजदूरों का शोषण किया जाता है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इनका फोकस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ। ठीक है, इस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में मजदूरों का शोषण किया जाता है। ये तो थी पूंजीवादी व्यवस्था। समाजवादी व्यवस्था में क्या होता है, देखिए सोवियत संघ ने इसे अपनाया था और इसमें निजी स्वामित्व का विरोध किया जाता है। इसमें जो भी होता है सब कुछ राज्य का होता है और इसमें समानता पे ज़्यादा बल दिया जाता है। इसमें राज्य का स्वामित्व होता है यानी सरकार के हाथ में ही होता है सब कुछ। ठीक है, निजी कुछ नहीं होगा यहाँ पे, राज्य ही नीति बनाएगा। राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से है, सरकार ही पॉलिसी बनाएगी। नेहरू जी भी जो थे वो समाजवाद का ही समर्थक थे। तो ये दो तरह की मॉडल थे, लेकिन भारत ने ना तो पूंजीवादी को अपनाया था ना ही समाजवादी को अपनाया था, बल्कि दोनों से कुछ ना कुछ जो अच्छी चीज़ें थी उसको लेकर जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगी उसको अपनाया गया और इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया था। ये आपको बताया मैंने। आगे देखते हैं, खेती, किसानी, व्यापार और उद्योग का जो बड़ा भाग था वो निजी हाथों में गया। देखो भारत ने क्या करा, पूंजीवाद और समाजवाद दोनों की मिली जुली चीज़ों को अपनाया था। तो ऐसे में क्या हुआ, जो खेती एग्रीकल्चर है, जो किसानी है,
व्यापार है, उद्योग है, इसका बड़ा भाग जो था वो निजी हाथों में दे दिया। भारी उद्योग जैसे कि रेलवे हो गया या फिर अन्य जो लौह इस्पात वाले उद्योग होंगे, ठीक है, व्यापार का नियमन, कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप, ये सब क्या था, राज्य के हाथों में यानी सरकार के हाथों में रहा। और इस मिले जुला जो मॉडल हमने अपनाया था, इसकी दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ने इसकी आलोचना करी थी, ठीक है। आलोचक जो थे वो उसके मतलब इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार ने निजी क्षेत्र को ज़्यादा जगह नहीं दी है। निवेश के लिए सरकार ने क्या करा, लाइसेंस प्रणाली अपनाई थी, जो कि गलत थी। गलत क्यों थी? क्योंकि ऐसे में क्या था, सरकार की जो लाइसेंस प्रणाली थी वो काफ़ी कठोर थी, तो आसानी से निवेश कहीं पे कर पाना मुश्किल था। और खासकर बाहरी देश अगर भारत में आके निवेश करना चाहे तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कठोर प्रणाली थी, इसलिए ये गलत थी। परमिट प्रणाली, परमिशन लेनी पड़ेगी, कई तरह के फॉर्म, कई तरह की फीस वगैरह जो भी था, लाइसेंस प्रणाली, ये सब था। फिर निजी पूंजी की राह में रोड़े अटकाए गए, ठीक है। पूंजीवाद एक तरह से यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था। निजी पूंजी जो आए जिस उसमें कहीं ना कहीं रुकावट डाली गई थी। घरेलू बाजार में बनने वाली जो चीज़ें थी उसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। यानी जो घरेलू लेवल पे चीज़ें बनती है उसे देश की बनाए हुए उद्योग से ही लो। बाहर की विदेशी कंपनियों से उस चीज़ को अगर आ रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया गया था या फिर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा था, ये था। बाजार में कंपटीशन नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सबको ये कहा जा रहा था कि संरक्षणवाद, यानी संरक्षण करो, देश में बने हुए उद्योगों की चीज़ें ही खरीदो, ठीक है, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को ही खरीदो, बाहरी चीज़ों को ना खरीदो। इससे क्या हुआ, देश के अंदर ही रह गया जो रह गया, कंपटीशन बचा ही नहीं बाजार में, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कुछ इसकी कमियां थी। तो यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, और जो चीज़ें आपको बताई है यही आपके पेपर में आती है, ठीक है। इतने ही टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।